सेंटर पे रहेगा। कितना फेस सेंटर? 6। तो फेस के 3 पार्टिकल, कॉर्नर का एक कितने हो गए? 4। ठीक है। अब हमको दो बातें पहले पढ़नी है। पहले तो हमको देखना है वो है रिलेशन बिटवीन A and R। रिलेशन बिटवीन A and R। ठीक है। पहले ये देखेंगे कि A और R होता क्या है। A का मतलब होता है ये एज का लेंथ। A का मतलब क्या होगा? ये एज का लेंथ। ठीक है। और R का मतलब होता है यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट रहेंगे, चाहे वो बॉडी के सेंटर में हो, चाहे वो फेस के सेंटर पे हो, या चाहे वो कॉर्नर पे हो, तो उस पार्टिकल के सेंटर से लेकर उसके सर्कमफेरेंस तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे R। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो A का मतलब क्या हुआ? एज लेंथ, लेंथ ऑफ एज। और R क्या होगा? रेडियस ऑफ पार्टिकल। रेडियस ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, तो उसका डायमीटर कितना हो गया? 2R। थोड़ा बच्चों वाला नहीं समझा? सिंपल ही है। पहली बात ये। दूसरी जो बात हमको फाइंड करनी है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। फाइंड करनी है पैकिंग एफिशिएंसी। अब एक बेंच का कैपेसिटी है 3 लोग। चौथा नहीं बैठ पाएगा, नॉर्मली 3 लोग बैठ रहे हैं आराम से। ऐसे 20 लोग, 20 बेंचेस है यहाँ पे, तो पूरे क्लास का कैपेसिटी कितना होगा? सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना है। कैपेसिटी कितना हुआ? 60। तो क्या बेंच पे जितनी स्पेस अवेलेबल थी पूरी स्पेस ऑक्युपाई हुई है? लेकिन कोई बैठने के लिए जगह है? नहीं। तो आप बोल रहे बैठने के लिए जगह भी नहीं है। और मैंने पूछा बेंच के ऊपर जो स्पेस अवेलेबल था वो कंप्लीटली ऑक्युपाइड हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जगह खाली है, जो बैठना चाहिए ना। जो जगह खाली है वो कम है और इतनी सफिशिएंट नहीं है कि एक जन वहां पे बैठ पाए। एक बेंच के ऊपर 3 लोग बैठे हैं, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह बाकी है, तो कोई वहां पे आकर बैठ सकता है? नहीं बैठेगा, लेकिन छोटा वाला आप जैसे बड़े नहीं। ठीक है, सही है गलत है? तो जितना स्पेस अवेलेबल था, बोलने के लिए तो है कि जगह खाली नहीं है, तो देखने वालों को क्या लगा होगा? 100% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। तो यही सॉलिड में होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो देखने वालों को लगता है कि वो 100% स्पेस ऑक्युपाई हो गई है, और सही भी है। लेकिन इन रियलिटी देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली होती है, लेकिन वो थोड़ी सी होती है। और उस खाली जगह को क्या बोला था हमने? वॉइड स्पेस। और वो वॉइड स्पेस बहुत सारे तरीके का होता है, लेकिन उनको 2 ही तरीके पढ़ने थे। कौन से? टेट्राहेड्रल। पढ़ लिया था, सही है ना? टेट्राहेड्रल में बोला था कि 4 पार्टिकल के बीच में जो रहेगी वो टेट्राहेड्रल, और 6 के बीच में रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल। फॉर्मूला बताया था, एक का था 2n और दूसरे का था n, where n is the number of atoms present in a unit cell। एक यूनिट सेल में कितना एटम्स रहेंगे? अब रियलिटी में ऐसा है कि सपोज हमने एक यूनिट सेल लिया है और उस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हमको ये ढूंढना है कि उस यूनिट सेल में जितना स्पेस है उस स्पेस में से कितना स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया। सपोज मैंने बोला कि पूरे क्लास के अंदर जितना स्पेस था, मतलब स्पेस था 60 बच्चों का, और बैठे हैं 30 लोग, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हुआ? 50%। कैपेसिटी से आधा ही बैठे ना। वैसे ही एक यूनिट सेल में जितना स्पेस है उस स्पेस में से कितना स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई किया हुआ है, उस स्पेस को हम बोलेंगे, उस स्पेस को बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है,
सपोज मैंने बोला किसी का पैकिंग एफिशिएंसी 70% है, 70, इसका मतलब टोटल स्पेस में से कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा? 70। बचा कितना? 30। वो क्या कहलाएगा? वाइट स्पेस। और पैकिंग कितना हुआ? 70। मिलाने के बाद कितना हुआ? 100। और परसेंटेज हमेशा 100 ही होते हैं मैक्सिमम, सही है ना? तो ये हमको ढूंढना है, क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबी ईसीसी में, ठीक है? लेकिन जब ये ढूंढेंगे तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला भी है। क्या है? फॉर्मूला। और फॉर्मूला आता है Z into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्योंकि पार्टिकल जो है लैटिस पर वो स्फीयर के शेप में होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना रहेगा? एक क्यूब रहेगा। ये कितना था? तो क्या बोलेंगे? इनटू 100। तो ये हो गया रिलेशन और ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन ये आता है Z का मतलब क्या होता है? Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। यहाँ पे मैं n x y z कुछ भी लिख सकता था। इसके बाद हमको डेंसिटी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है सॉलिड का, तो वहां पे जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला में z को यूज करते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल के लिए, और इसलिए मैंने यहाँ पे भी z को यूज किया। कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी वर्ड यूज, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। z की यूज किया क्योंकि सेम सिंबल इसके बाद वाले टॉपिक में यूज होता है, इसलिए। क्लियर हो गया? आप कुछ भी n यूज करो, m यूज करो, चलेगा, लेकिन उसको स्पेसिफाई कर दो कि z रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। हो गया? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमको देखना है वो है सिंपल क्यूबिक। कौन सी देखनी है? सिंपल क्यूबिक। पार्टिकल्स कहां से रहेंगे? कॉर्नर, ओनली कॉर्नर, ओनली कॉर्नर से। हो गया? तो इस कॉर्नर का पार्टिकल और इस कॉर्नर का पार्टिकल एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच रहेगा? नहीं रहेगा। क्लोजली पैक्ड है, मतलब वो एक दूसरे के ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल डायरेक्टली अटैच रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये वाला और ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और वो पार्टिकल, तो सभी के सभी पार्टिकल एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच रहेंगे। ये डिस्टेंस कितना है? a, सही है ना? और कितने पार्टिकल अटैच हैं? एक पार्टिकल वहां पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो उस पार्टिकल का सेंटर वहां पे है, इस पार्टिकल का सेंटर यहाँ पे है, इस पार्टिकल का सर्कमफरेंस यहाँ तक आया है और उस पार्टिकल का सर्कमफरेंस यहाँ तक आया है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? r, a/2 नहीं, कितना हुआ? r। और ये कितना हुआ? r। तो पूरा कितना हुआ? जब भी हम a और r के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमको ऐसे पार्टिकल्स ढूंढना होगा जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। क्या बोला मैंने? a और r के बीच का रिलेशन ढूंढने के टाइम पे हमको ऐसे पार्टिकल्स को ढूंढना होगा जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच रहेंगे और स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। समझ गए? तो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया यहाँ तक, तो दोनों पार्टिकल के सेंटर स्ट्रेट लाइन में आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे। तो इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? a, और a में कितने r है? तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 2r। हाँ या नहीं? सही है ना? तो रिलेशन फाइंड कर लिया किसके बीच का? जितना सिंपल यहाँ मिलेगा बाकी में नहीं मिलेगा, इससे सिंपल वाला पहले लिया है। तो पहला काम हो गया। कौन सा? रिलेशन बिटवीन a एंड r और सिंपल क्यूबिक। क्या रिलेशन है? a इक्वल्स टू 2r। हो गया? अब दूसरी बात ढूंढनी है, कौन सी?
क्या होगा, z का वैल्यू कितना होगा, ओनली कॉर्नर पे तो 1 इनटू 4/3 पाई r क्यूब इनटू 100 इनटू 8r क्यूब। सही है ना, 80 आएगा ना, मैथ बी है मेरा, ठीक है, हो गया ना। समझ गए, हाँ गुड। कितना टाइम, ना 2 मिनट हो जाए शुरू, आवाज किसी का नहीं आएगा। क्या बोला है, आंसर फाइंड करना है और टाइमिंग तो लिख में लेना है 2 मिनट के अंदर। बातें करो, फिर उसका हॉलीडे को मैं हॉलीडे क्लियर हुआ, कितना आंसर 52.4%। ठीक है, टेक्स्ट बुक में डायग्राम के साथ है, मैं बिना डायग्राम के इस रूम को लेके ही समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए टेक्स्ट बुक का डायग्राम कोई काम का नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ेगा, एंगल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। चलिए आगे, ना बोलोगे तो दिखाना ही है, कॉपी क्लोज कर दो। अब हमको देखना है FCC, क्या देखना है, FCC। पहला काम, रिलेशन बिटवीन A एंड R। पार्टिकल्स कहाँ पे है, कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर पे, इस सेंटर पे है, इस सेंटर पे है, वहां पे है, यहाँ पे है, और कॉर्नर पे है, और यहाँ पे और यहाँ पे। क्या ये कॉर्नर का पार्टिकल और ये कॉर्नर का पार्टिकल डायरेक्ट अटैच्ड है, टेक्स्ट को निकालो। फिगर 1.12 में डायग्राम C, 1.12 में डायग्राम C, 1.12 फिगर में डायग्राम C किसके लिए था, सिंपल क्यूबिक पार्टिकल्स ओनली कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो दोनों कॉर्नर के पार्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं है ना, और इसलिए हमने उसको ए लेंथ को 2r बोला था। डायग्राम C वाला देखो, तो ये वाला पार्टिकल और इस पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ r, और ये कितना हुआ r, कितना हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाजू में जो डायग्राम है नेक्स्ट वाला, फिगर 1.14 में C वाला देखो, कौन है, बॉडी सेंटर्ड है। तो क्या दो कॉर्नर के पार्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं, लेकिन सेंटर वाले को अटैच्ड है, समझ रहे हैं ना। उसके नीचे वाला देखो, C वाला कौन है, फेस सेंटर। क्या कॉर्नर के पार्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड है, क्या फेस वाले को डायरेक्टली अटैच्ड है, समझ गए ना। अब बंद कर दो, अब बोलो, FCC है, फेस पे पार्टिकल है और कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो इस कॉर्नर का पार्टिकल इस कॉर्नर को डायरेक्टली अटैच्ड है, क्या ये कॉर्नर का पार्टिकल फेस के पार्टिकल को अटैच्ड है, क्या फेस का पार्टिकल इस कॉर्नर को अटैच्ड है। इनको कंसीडर करें, इनको कंसीडर करें, हाँ या नहीं,
अरे नहीं, कंडीशन क्या बोला था, ऐसे पार्टिकल्स को कंसीडर करो जो एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच रहेंगे, स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तो ये पार्टिकल इसको अटैच है, ये उस कॉर्नर को अटैच है, तो कंसीडर किसको करेंगे, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। और यहाँ से उधर जाएगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ से इधर जाएगा तो बॉडी डायगोनल, यहाँ से इधर जाएगा तो फेस डायगोनल, यहाँ से इधर जाएगा तो फेस डायगोनल, कहीं नहीं जाएगा तो कुछ नहीं। समझ में आ गया। तो ये हो गया एफसीसी के लिए, किसके लिए, एफसीसी के लिए। ठीक है, तो इसमें जो ए लिखा था इसका मतलब क्या था, एज लेंथ। अब यहाँ पे यूज इसको बोला था हमने एज लेंथ। अब यूज करेंगे बी, और बी को बोलेंगे फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कितना है, बी। कितना है, बी। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बी से। समझ में आ गया। हाँ। और जब ये ऐसा बी से अटैच करेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 90। ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, बी है ना। क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। Therefore b equals to root 2a। सही है। अब यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पार्टिकल किसका है, फेस का। और ये फेस के पार्टिकल का सर्कमफरेंस इस पार्टिकल के सर्कमफरेंस को अटैच्ड है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये r, फेस के पार्टिकल के सेंटर से इसका सर्कमफरेंस और इसके सर्कमफरेंस से ये वाला पॉइंट कितना r हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू 4r। सही है, नहीं समझा? अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ से मतलब ऐसा हो गया, ये फेस है, एक यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे ये दूसरा पार्टिकल है, और यहाँ पे ये तीसरा पार्टिकल है। ये कितना हो गया, r। ये कितना हो गया, r। यहाँ से यहाँ तक r, और यहाँ से यहाँ तक r। कितना r, 4r। ये सिंपल, इससे कुछ सिंपल नहीं, ठीक है। देख रहे साइलेंस में बोल रहा हूँ। तो a इक्वल b इक्वल्स टू रूट 2a और b इक्वल्स टू 4r। रूट 2a इक्वल्स टू 4r। a इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 2r। एक कम हो गया, कौन सा, रिलेशन बिटवीन a एंड r हो गया। अब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इतना देख लो पहले। समझे क्यों, बच्चों? हेलो, ट्रैकिंग एफिशिएंसी Z, ये कौन है, FCC। तो Z कितना रहेगा, 4। तो कितना आएगा, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, a क्यूब 4r रूट 2 का क्यूब। आवाज नहीं, सही है, नहीं है, नो इंटरनल डिस्कशन, ओनली कैलकुलेटर और टेक्स्ट बुक नहीं।
जब तक पूछा ना जाए बोलना नहीं है, बाजू वाले के साथ भी आवाज नहीं है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। जहां जाता है ना वहां के लोगों को बिगाड़ कर देता है। इसको एकदम अलग अलग ध्यान से कीजिएगा। तो मैंने बैक खोला था इधर सामने, रेंज भी अच्छा था, यहाँ स्पीड अच्छा आता है, एमबी में चलता है। कितना आ रहा है? 100% सही है। कितना आएगा? 70। समझा नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? तो भी लिखना है। सब सिंप्लीफिकेशन हम ही क्यों करें, थोड़ा आप भी करो। पहला था सिंपल क्यूबी के लिए, अब किसके लिए है? बेस टेंसर के लिए। ठीक है, वो भी लिखना है फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। Done? कितने लोग? Hand straight. अब देखते हैं बीसीसी के लिए, इसके लिए ए का मतलब बी का मतलब और सी का मतलब होता है बॉडी डायमीटर। सी का मतलब होता है बॉडी डायमीटर। ठीक है, अब पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है? कॉर्नर पे, बॉडी के सेंटर में। तो
क्या ये दोनों कॉर्नर के पार्टिकल डायरेक्टली अटैच्ड है या नहीं है? थोड़े को लिखा था डायरेक्टली अटैच्ड नहीं, हमको जरूरत किसकी है? डायरेक्टली अटैच्ड। तो इस कॉर्नर को डायरेक्टली अटैच कौन है? बॉडी के सेंटर वाला। इसको कौन अटैच है? ये वाला। कंसीडर करें बेंड हो रहा है कॉर्नर, बॉडी सेंटर, कॉर्नर, इसको क्या बोलेंगे? सी। क्या बोलेंगे? सी। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना होगा? बीच वाला पूरा है ना, तो ये बीच वाला का सेंटर सर्कमफरेंस कितना हुआ? आर। और इसका सर्कमफरेंस जहां खत्म होता है वहां पे इसका सर्कमफरेंस शुरू होगा, वहां से इसका सेंटर कितना हो गया? 2r। और ऐसा ही उधर कितना हो गया? 4r। नहीं समझा? समझा। ओके, तो c इक्वल्स टू कितना हो गया? 4r। ठीक है, इसमें a तो कुछ नहीं आया, ये ढूंढना है। ये क्या है? एंगल कितना है? 90। तो क्या आएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हो गया? पक्का? ये क्या है? ये कौन है? फेस है। b। यहाँ से ऊपर b और यहाँ से ये c। ये a b c। एंगल कितना है? 90। हाइपोटेनस क्या होगा? c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर। इसका वैल्यू c स्क्वायर। Okay? Not okay? Okay. Therefore, C equals to root 3a. C equals to root 3a. Therefore, root 3a equals to 4r. A equals to 4r upon root 3a. हो गया रिलेशन? A और R। नहीं समझा? समझा। पक्का? अब क्या ढूंढेंगे? कौन सा यूनिट सेल है? बॉडी सेंटर। Z कितना होगा? 2। 4/3 pi r cube into volume of sphere। ये कितना है? ये क्या है? 4r upon root 3। तो क्या बनेगा? 4r upon root 3 का क्यूब इक्वल्स टू दिस वन। पहले कैलकुलेशन करना, लिखना बाद में। 30 सेकंड कैलकुलेशन करने के लिए और वो बंद रखना है, साथ लेना मत नहीं करना है। आपको उससे बातें नहीं करनी है। अरे बोला था मुंह बंद रखना है, सांस लेना शुरू करना है बस। सांस बंद भी हो गया, मुंह शुरू रख दिया। और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसका, करो आप लोग।
कितना हुआ 68%। कितना हुआ 68। तो जितना स्पेस रहेगा उतने स्पेस में से 68% स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। तो बचा कितना 32। ये क्या रहेगा वाइट स्पेस। सिंपल क्यूबिक में ऑक्युपाई किया था 52.4। स्पेस सेंटर में ऑक्युपाई किया था 74 और बॉडी सेंटर में ऑक्युपाई किया हुआ है 68। सबका पैकिंग एफिशिएंसी सेम है नहीं है ना। तो जिस पैकिंग एफिशिएंसी जिसका ज्यादा रहेगा इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे या एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच ज्यादा होंगे तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। डायरेक्टली जाते डी ब्लॉक एलिमेंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाले तो मैंने आपको बोला था कि यूनिट से डिफरेंट होता है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिफरेंट होता है ऐसे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी किसका समझा नहीं समझा बिना डायग्राम को ड्रॉ किए मैंने आपको बताया तो ये समझा या नहीं समझा पक्का। टेक्स्ट बुक से देखो उसमें डायग्राम भी दिए 1.7 टॉपिक नंबर होगा। पहला वाला किसका पैकिंग एफिशिएंसी दिया है देखो 1.7 में एफसीसी है ना रहेगा तो बेस वाला दिखाया उन्होंने। दूसरा कौन सा है एसीसी और तीसरा वाला सिंपल क्यूबिक। End of 1.7 हो गया नहीं हुआ चलो फिर जितना हो गया उतना पढ़ो बिना आवाज